जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम ये समझेंगे कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है, ये आइडिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट हो, ये इंस्पिरेशन हमने कहां से डिराइव की, क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है भी या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है, क्या प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, जिन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू हमें इसकी सिग्निफिकेंस उसका पता चलता है। तो ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं ये स्पेशल माइंड मैप्स, जिससे आप जो भी पढ़ो उसको आप रिटेन कर पाओ, रिकॉल कर पाओ। एंड यस, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। इसी टेलीग्राम चैनल पर इस सीरीज की जितनी वीडियोस मैं लेकर आऊंगा उन सबका लिंक आपको मिलता रहेगा, तो एक भी लेक्चर आपका मिस नहीं होगा। प्लस जो भी मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूं उसका लिंक भी मैं यहां पर क्लास से पहले शेयर कर देता हूं, तो आप लाइव क्लास में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल। हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। अब इसका मतलब क्या है? जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो बुक की स्टार्टिंग में एक पेज दिया गया होता, प्रीफेस, जिस पेज पर ऑथर के बारे में, ऑथर ने ये बुक किस माइंडसेट से लिखी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बुक को लिखने के पीछे कुछ ऐसी बातें मेंशन्ड होती, जिससे आपको एक समराइज्ड फॉर्मेट में ये पता चल जाता है कि ये बुक किस चीज के बारे में, ऑथर उसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है, कुछ वही है आपका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को भी इसी वजह से कहा जाता है प्रीफेस। तो जैसे बुक की स्टार्टिंग में प्रीफेस होता है, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में प्रीफेस। इसे और भी बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, समरी, सार या एसेंस, या फिर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नानी ए पालकीवाला एक बहुत एमिनेंट जूरिस्ट रहे हैं इंडिया में, उन्होंने ये नाम दिया था, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ सोल, संविधान की अंतर आत्मा। तो ये सारे नाम हमारे प्रीएम्बल के लिए ही रिजर्व है। और क्योंकि हम उसे सोल कह रहे हैं, तो इतना भी हमें आइडिया होना चाहिए, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था उसके बाद हमने प्रीएम्बल को इनैक्ट किया था, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब इस एक डॉक्यूमेंट, इस एक पेज में समाहित हो जाए। इसीलिए उसे कहा गया सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दिस आइडिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट हो, ये आइडिया कहां से आया है? तो ये आइडिया हमने बोरो किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इनफैक्ट पूरी दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी प्रीएम्बल से। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। इसी को देखकर यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसकी भी स्टार्टिंग प्रीएम्बल से ही की गई थी, और उसी से हमने इंस्पिरेशन डिराइव की कि हम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग प्रीएम्बल से ही करें। लेकिन प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो कंप्लीटली यूएसए के प्रीएम्बल पर बेस्ड नहीं। हाँ, यूएसए का प्रीएम्बल भी वी द पीपल वहां से शुरू होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी वहीं से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स वो हमने कहीं और से उधार लिए हैं। इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया था पंडित श्री नेहरू जी, उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर इसका एक मॉडिफाइड वर्जन बन गया आपका प्रीएम्बल। तो याद रखिएगा, ये आइडिया, ये इंस्पिरेशन की कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग प्रीएम्बल से होनी चाहिए। ये इंस्पिरेशन हमने यूएसए से डिराइव की, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहां से डिराइव किए? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। नाउ इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये सवाल सबसे पहले जो खड़ा हुआ है 1960 में खड़ा हुआ। 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आता है जिसको बेरूबारी यूनियन केस के नाम से रेफर किया गया। इस बेरूबारी यूनियन मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह राय दी दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही इस रूलिंग को ओवर रूल किया, और 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना दैट यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट अपनी इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट किया, दोहराया 1995 में एलआईसी ऑफ इंडिया केस में। सो ओवरऑल अगर मैं आज प्रीएम्बल की पोजीशन को एनालाइज करूं, सो यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट भी
इस बात को अफर्मेटिवली मानती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यह क्लैरिफाई जरूर किया दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नीदर अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द लेजिस्लेचर। इसका मतलब यह है कि हमारे यहां जो पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है, हमारे यहां जो स्टेट लेजिस्लेचर काम करती है, वो अपनी अथॉरिटी प्रीएम्बल से डिराइव नहीं करती। नीदर इट इंपोजेस एनी लिमिटेशन अपॉन द अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। ये विधायिका की जो शक्तियां हैं उसके ऊपर कोई लिमिटेशन भी नहीं लगाता। तो ना तो पार्लियामेंट को उसकी पावर प्रीएम्बल से मिल रही है, ना ही पार्लियामेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशन प्रीएम्बल लगा रहा है। लेकिन हां, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एम्बिग्विटी अगर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में अगर जुडिशरी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जुडिशरी प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो अभी हम देखेंगे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को यूज करके उन प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर सकती है जिसमें एम्बिग्विटी लगती है। नाउ, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? तो यस, बिल्कुल हो सकता है। क्या आज तक अमेंडमेंट हुआ है? हां, एक बार हुआ है। जब देश में इमरजेंसी लगी थी, 1975 के दौर की मैं बात कर रहा हूं, उस दौर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे प्रीएम्बल को अमेंड किया गया और इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। तो अगर कोई ये पूछता है कि क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्या प्रीएम्बल अमेंड हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 3 नए वर्ड ऐड किए गए 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और अब आते हैं हम उस बात के ऊपर जो हमें इस प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस, इसके महत्व के बारे में समझाएगी। दैट इज 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो अभी तक आपने फैक्ट्स पढ़े और जो अब आप कवर करोगे उसी पर बनते हैं। तो अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देख लिया तो आप प्रीएम्बल से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप उसे टैकल कर पाएंगे। नाउ व्हाट आर द 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल जिससे हमें उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पता लगता है। सबसे पहले, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को उसका प्राधिकार, उसकी शक्ति कहां से मिलती है? हमारे संविधान को उसका प्राधिकार देश की जनता से मिलता है। सो द पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि प्रीएम्बल स्टार्ट कहां से हो रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इस संविधान को इसका प्राधिकार कौन दे रहा है? इस संविधान को इसका प्राधिकार दे रही है देश की जनता। इट इज द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अपनाने की तिथि। अब याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डेट ऑफ अडॉप्शन, संविधान को अपनाने की तिथि, और दूसरी है डेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है लागू होने की तिथि। यह कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1949 में बनके तैयार हो गया था, लेकिन नवंबर में ही हमने इसे लागू नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमने 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। इसी को कहा जाता है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका कमेंसमेंट जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 26 जनवरी 1950। मतलब हमने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन उसी डेट से लागू होना शुरू हो गए। जैसे प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो उसी दिन से लागू होना शुरू हो गए। लेकिन द रिमेनिंग मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन वो कब से लागू हुआ? वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 2 महीने के बाद। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर देना और हाइप दे दोगे तो और अच्छा है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसका 3rd इंग्रेडिएंट, और वो ये है कि हमारा प्रीएम्बल हमें ये बताता व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, जहां पर यह कहा गया है दैट इंडिया शैल बी अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री। अब सोवरेन, संप्रभुता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक आजाद देश, एन इंडिपेंडेंट नेशन। देयर इज नो पावर अबव अस। हम किसी के गुलाम नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। हम अपने लॉज खुद बना सकते हैं, कोई हमारे बिहाफ पर कानून नहीं बनाएगा जैसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी। हम अपने फॉरेन रिलेशन खुद स्टैब्लिश करेंगे, मतलब दूसरे देशों के साथ अपने संबंध हम खुद स्थापित करेंगे, कोई तीसरा देश नहीं करेगा जैसे पहले ब्रिटेन किया करता था हमारे बिहाफ पर। सो वी आर अ सोवरेन नेशन, एंड सिंस वी आर अ सोवरेन नेशन, हमारे पास ये राइट भी है कि हम किसी देश की किसी टेरिटरी को अपने में मर्ज भी कर सकते हैं। वो हम पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में समझेंगे, जो वीडियो आएगी इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है एक ऐसी सरकार या एक ऐसा स्टेट जो
जनता के कल्याण के बारे में सोचता है, वेयर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, जहां पर इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए सरकार काम करती है, तो वो हो गया आपका सोशलिस्ट। देन सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। नाउ इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, पूरी दुनिया में जितने बड़े धर्म हैं सब भारत में आपको मिल जाते हैं, अनेकता में एकता हम कहते हैं। अगर हम शांतिप्रिय तरीके से एक साथ एकजुट होकर रहना चाहते हैं तो उसके लिए सेकुलरिज्म की फीलिंग होना वो जरूरी है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, भारत का कोई औपचारिक राज्य धर्म नहीं है। राज्य के लिए, सरकार के लिए सारे धर्म समान है। ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट, स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यह है सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। देन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब हम अपनी सरकार खुद चुन रहे हैं और यह सरकार जनता के लिए जवाबदेह रहेगी, ठीक है, दैट इज डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो हमारे यहां प्रतिनिधि लोकतंत्र। एंड देन रिपब्लिक, गणतंत्र। गणतंत्र, रिपब्लिक मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, जैसे हमारी महामहिम राष्ट्रपति, उनका इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब यह है कि इलेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स दैट द हाईएस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री शुड बी ओपन टू ऑल द सिटीजंस, जो हमारे यहां है। तो हम एक रिपब्लिकन नेशन भी। एंड फाइनली प्रीएम्बल हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बताता है। सबसे पहला जस्टिस, न्याय। अब यहां पर न्याय का मतलब यह नहीं है कि आप हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से एक जजमेंट आपके फेवर में आ गया, वो बहुत ही नैरो डेफिनेशन है जस्टिस की। यहां पर जो जस्टिस है उसका मतलब है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में सब इक्वल होने चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सभी को अलाउड हो कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, वो वोट कर सके, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, वो चुनाव लड़ सके। हाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, जैसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस प्रेसिडेंट, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया, इट मस्ट बी ओपन टू ऑल। हाँ, उसमें क्वालिफिकेशन हो सकती है लेकिन वो क्वालिफिकेशन सबके लिए इक्वल होगी, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यह है कि इकोनॉमिक बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हमारे यहां जो ऑलरेडी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, हमें उस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करना है। देन लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या? इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कंप्लीट और ओवर डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन, मतलब नागरिकों के ऊपर बाहरी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए और नागरिकों को अवसर मिलना चाहिए कि वो अपना विकास सुनिश्चित कर पाए। अब जब हम बात करते हैं लिबर्टी की, तो लिबर्टी की डेफिनेशन भी यहां पर काफी ब्रॉड है। हम बात कर रहे हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता, सेकुलरिज्म, तो वो सब इसमें आ जाता है। देन इक्वालिटी, समानता। अब जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इसका मीनिंग सिंपल है, सोसाइटी में सब बराबर होने चाहिए। इक्वालिटी कितने टाइप की? तो यहां पर बताया गया 2 टाइप की इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सोशली सब बराबर होने चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो हमने ऊपर जस्टिस में भी पढ़ा। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए जिससे सब अपना रोजगार सृजन कर सके, सो दैट एवरीबडी इज एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है। एंड फाइनली फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा। हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू दिस ग्रेट नेशन, और अगर हम सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी हम एक देश के तौर पर आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ प्रीएम्बल आपका खत्म हो जाता है। सारे के सारे प्रोविजन मैंने आपको समझा दिए हैं, और जैसे मैंने बताया, आप इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे जितने लेक्चर्स मैं लेकर आऊंगा, और अभी तो पॉलिटी से शुरुआत की है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, एनवायरमेंट भी, सब कवर करवा दूंगा। उन सब का लिंक आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा हाइप दे देंगे तो वीडियो और भी एस्पिरेंट्स तक पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ आप
पेड बैचेस में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है मेरी वेबसाइट पर यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको आर कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ चले जाइएगा। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो सारे के सारे जो पेड बैचेस हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाए। जिस भी बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं आप डायरेक्टली जाकर इनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट है अगर आपका तो यहाँ पर साइड में छोटा सा व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू, जय हिंद।